नमस्कार, मैं रंजीत सिंह बीआईटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर इंसान बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब होने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। और हाँ, एक बात यह भी सच है कि हर इंसान कामयाब नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे वजह यह है कि हर इंसान को कामयाबी के रूल्स एंड रेगुलेशन की जानकारी नहीं है। अगर है तो शायद वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। आज हमारे साथ में एक बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर जुड़े हैं, जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स को कामयाब बनाने का काम करते हैं। इनका नाम मिस्टर लाजरस जायज है। मिस्टर लाजरस जायज ने इंश्योरेंस एजेंट की कामयाबी के 30 साइंटिफिक रूल ऐसा एक 3 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो बनाया है, और उन्होंने इस ट्रेनिंग वीडियो को bitv-gurukul.com पर रिलीज किया है। अब ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानकारी हम मिस्टर लाजरस जायज से लेने वाले हैं। और हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से 6 कामयाब इंश्योरेंस एजेंट जुड़े हैं, जो कि कामयाबी पर मिस्टर लाजरस जायज से कुछ प्रश्न भी पूछने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले इनवाइट करते हैं मिस्टर लाजरस जायज जी को, और उनके द्वारा हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो लाजरस जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस लाजरस, यस, नमस्कार। बोलिए रंजीत। यस, तो लाजरस जी, एक बार फिर से आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। लाजरस जी, आपका एक ट्रेनिंग वीडियो आपने bitv-gurukul.com पर रिलीज किया है, जिसका शीर्षक है इंश्योरेंस एजेंट की कामयाबी के 30 साइंटिफिक रूल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इसका। हर कोई कामयाब होना चाहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इस प्रोग्राम के बारे में लाजरस जी थोड़ी सी जानकारी हमें देंगे? हाँ रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये प्रोग्राम सब हमारे इंश्योरेंस अभिकर्ताओं के लिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए आपने ये रखा है। एक्चुअली साइंटिफिक रूल्स मतलब क्या है ना, प्राइमरली मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि करीबन 3000 एजेंटों के साथ पर्सनली मैंने काम किया है पिछले 17 सालों में। और ये पर्सनल लेवल पे 2-2, 3-3 साल बॉम्बे के एजेंट्स मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये पूरी जो रिसर्च जो था, उसका पूरा डेटा और रिसर्च जब मैंने रखकर मैंने देखा, तो जो इस साइंटिफिक 30 रूल्स है, ये उस रिसर्च का टोटल फाइनल निष्कर्ष है, उसका निचोड़ है। और ये 30 साइंटिफिक रूल्स में एक आता है माइंडसेट। मैंने देखा है कि बहुत आपके पास अच्छा स्किल्स होगा, बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज होगा, बट आपका अगर माइंडसेट कहीं फीका पड़ जाता है तो फिर वो स्किल और नॉलेज आपको सक्सेस तक नहीं लेके जाता है। मैंने बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस में बहुत नामचीन और बहुत अच्छे एजेंटों को देखा है, बट वो लोग सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि माइंडसेट उनका ठीक नहीं है। उसके बाद जो आता है वो हैबिट्स का है। हैबिट्स अगर हमारे प्रॉपर नहीं रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, हैबिट्स नहीं रहेंगे, तो उसमें भी फिर जो है वो कमी पड़ जाती है। और एक दूसरा जो चीज है, स्किल्स रहेंगे तो हैबिट नहीं रहेगा, हैबिट रहेगा तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो माइंडसेट नहीं रहेगा। ऐसे ये सारे चीजें जो है वो एकत्रित करके फिर सक्सेस होता है। तो मुझे लगा कि मुझे ये जो रिसर्च है, इसको एक एक प्रोग्राम के जरिए मैं एजेंटों को अगर ये बता सकता हूं, तो वो लोग उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है और उनकी कहाँ कहाँ वो वीक पड़ते हैं या वीकनेस कहाँ होता है, वो अगर वो ढूंढ के निकालेंगे और उसको वो अगर ठीक करेंगे, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली वो लोग सक्सेस हो पाएंगे। तो लाजरस जी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट या कोई व्यक्ति ये आपका जो 3-3.5 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है bitv-gurukul.com पर, अगर कोई इस ट्रेनिंग को देख लेता है, तो क्या वो कामयाब इंसान बन जाएगा? देखो, सिर्फ ट्रेनिंग देखने से कामयाब नहीं बन सकता है। ये मेरा करीबन 30 साल का, 35 साल का जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 16 साल एज एन एडवाइजर काम किया। 96 से लेके 2001 6 बार मैंने एमडीआरटी किया। उसके बाद मैं 4 साल बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में ब्रांच हेड करके मैंने काम किया अलग अलग जगहों पर। और उसके बाद एज अ ट्रेनर में 17 साल काम कर रहा हूँ। तो ये एक अलग अलग प्रकार का जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस को मतलब 35 साल का एक्सपीरियंस 3 कलाक में एक्सप्लेन करना बहुत इजी काम नहीं है, टफ है। बट मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि जो एजेंट है,
हमारे पास आज आज के समय में बहुत ज्यादा समय नहीं है, बट अगर एक एजेंट को वेरी क्विक में पूरी ये जो रिसर्च का निचोड़ है वो अगर बताया जाए, क्या क्या किन किन चीजें, ये 30 साइंटिफिक रूल्स एजेंट को सब पता है, ऐसा नहीं कि एजेंट को कुछ बताना पड़ता है, बट उनको अगर ये इसके ऊपर अगर गौर करना पड़ेगा उनको, और ये 30 साइंटिफिक रूल्स उनको पता चलेंगे और वो अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सी इम्पोर्टेंट पार्ट वो है कि प्रोग्राम में तो मैंने एकदम निचोड़ दिया हुआ है, बट वो निचोड़ को पकड़ के प्रॉपर उसको सुन के, मतलब ये प्रोग्राम एक बार सुनने से नहीं होगा, आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, बट अगर कोई सुन के इसका अगर नुक्स को पकड़ लेता है और उसको अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो वो ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल जरूर हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन वो रहस्य है कामयाब होने का। बहुत बढ़िया। तो लाजरस जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से 6 कामयाब इंश्योरेंस एजेंट हमारे साथ में जुड़े हैं और उनके पास में आपसे पूछने के लिए कुछ प्रश्न है कामयाबी से रिलेटेड। तो एक एक कर मैं उनको इनवाइट करता हूं और वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। लाजरस जी, सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा बेंगलोर से एक कामयाब इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर शिव कुमार जी को। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव कुमार जी बेंगलोर से है। शिव कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, थैंक यू सर। यस शिव कुमार जी। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। शिव कुमार जी, क्या प्रश्न है आपके मन में? आप लाजरस जायज जी से पूछ सकते हैं, बोलिए। सर मेरा प्रश्न है, हमारे देश में इतना पॉपुलेशन है और इतना अवेयरनेस है, ये सब होने के बाद भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत कम है। हम LIC, हम इंश्योरेंस एजेंट्स को इन जनरल क्या करना चाहिए वो पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा बिजनेस भी ज्यादा हो? लाजरस जी, इससे पहले कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें, शिव कुमार जी थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में देंगे? कितने सालों से आप एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहे हैं? थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में। जी, मैं पिछले 2007 से इंश्योरेंस एजेंट हूँ और 2010 से मैं रेगुलर अभी तक MDRT एजेंट हूँ और 2018 में मैं COT था और 18-19 में मैं कॉर्पोरेट क्लब एजेंट भी था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। यस यस। लाजरस जी, आपने प्रश्न सुना और रिपीट करने बोलूं? नहीं, सुन लिया। हाँ जी, सुन लिया। यस प्लीज बोलिए। ओके, सो ये प्रश्न जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, और जनरली हम लोग जब कहते हैं कि पेनिट्रेशन हमारा बहुत कम है, देखो क्या होता है ना, पेनिट्रेशन कम होने के कहीं अनेक वजह हो सकते हैं शिव कुमार जी। उसमें मेन जो मुद्दा है वो ये है कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट हमारा जो बिजनेस होता है 2 प्रकार से हो सकता है। एक वो है जब हम एग्जिस्टिंग जो हमारे कस्टमर्स है उन्हीं को हम बार बार अगेन एंड अगेन उनको पॉलिसी बेचते हैं, और दूसरा है कि नया नया लोगों को हम मार्केट से ढूंढ के लाते हैं। अभी अगर आप अक्सर देखेंगे, और मेरा जो जितना भी मैंने ये काम किया है उसमें मुझे यह एहसास हुआ है कि अभी तक इवन प्राइवेट इंश्योरेंस LIC तो छोड़ दो, प्राइवेट इंश्योरेंस 25 नए कंपनीज आने के बाद अवेयरनेस बहुत बढ़ गया, बहुत ही बढ़ गया, और अवेयरनेस बढ़ने से ऐसा उम्मीद था कि बहुत अच्छा पेनिट्रेशन होगा। बट अभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो प्राइवेट वाला एजेंट है, LIC एजेंट है, सब लोग क्या कर रहे हैं, वही आदमी को जाके और पॉलिसी बेच रहे, वही आदमी को जाके और पॉलिसी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो इजी हो जाता है, उसने ऑलरेडी पॉलिसी खरीदा हुआ है। हम वैसे लोगों को जाके नहीं मिल रहे हैं, या वैसे लोगों को हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, या अप्रोच नहीं हो रहे हैं, कई रीजन हो सकता है। बट वैसे लोग, क्योंकि मुझे पता है कि किसी ने एक एग्जांपल दिया था कि एक कलेक्टर था एक जगह का, और वो कलेक्टर का डेथ हो गया और उनके पास एक भी पॉलिसी नहीं था, राइट। तो वैसे बहुत सारा लोगों का ऐसा सुनने में आया। एक मेरे को डिविजनल मैनेजर एक बार कह रहा था कि किसी का उनके वहां पर कोई बड़े ऑफिसर का जो है वो डेथ हुआ था, और फिर उन्होंने वो इमीडिएटली पेपर्स मंगाया क्लेम के लिए, अगर कुछ है तो जल्दी से हम करके देंगे, बट फिर वो इतने नाराज हो गए कि उनके पास पॉलिसी नहीं था।
तो मतलब क्या है कि इवन जो हमारा जो इंडिया में जो जो हुआ है ना, जैसे कहीं बाढ़ आई है, केरला में बाढ़ आई है, फिर हमारा जो ईस्ट में जो बाढ़ आई थी, उसमें भी 80% लोगों के पास पॉलिसी नहीं थी। तो शिव कुमार जी, मुझे क्या लगता है कि हमको ये पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए एक हमको एक मिशन लेना पड़ेगा, जहां पर हमारा साल में अगर 100 पॉलिसी हम करते हैं तो एटलीस्ट 20 ऐसे उसमें से क्लाइंट्स होने चाहिए जिनके पास प्रीवियस कोई पॉलिसी नहीं हो। और दूसरा एक रीजन है हमारा पेनिट्रेशन लो होने का, इज प्राइमरीली बिकॉज हमारा देश एक यंग देश है, तो इसलिए जो जो टीनेजर्स और यंग एज के ज्यादा लोग हैं, और इस वजह से जनरली दे मे नॉट नीड इंश्योरेंस, दैट इज अनदर रीजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी तो सर, मिस्टर थैंक यू शिव सर, कुमार, अंडरस्टूड। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? जी सर, थैंक यू सो मच सर, अच्छा आइडिया दिया आपने, उसमें मुझे काम करना चाहिए। वेलकम, वेलकम, बहुत बढ़िया। Thank you. तो थैंक यू लाजर जी। तो अब हम आना चाहेंगे हमारे अगले गेस्ट मिस्टर अभय कुलकर्णी जी के पास, जो कि डोंबिवली से हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे Thank you पहले very कि आप much. अपना प्रश्न लाजर जी से पूछे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, वो जरा बताइए। सर, मैं 1992 से LIC एजेंसी कर रहा हूँ, और गए 16 साल से मैं MDRT हूँ कंटिन्यूअस, एंड 2018-19 में मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर रह चुका हूँ। तो लाजरस सर, गुड इवनिंग। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ टू सेल 50 lakhs और 1 crore प्रीमियम? इंटरेस्टिंग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन, बट मैं ये आपको इसका आंसर दूंगा। बेन फेल्डमैन करके एक बहुत बड़े इंश्योरेंस एजेंट है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, और मैं 50 लाख और 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बेन फेल्डमैन जो है, वो इंश्योरेंस जब बेचता था और उनका पॉलिसी का साइज जो होता था, वो जब पॉलिसी प्रपोजल ब्रांच में लेके आता था, तो ब्रांच के लोगों को वो पॉलिसी पंच करने को नहीं होता था, क्योंकि उसमें इतना जीरो था जिसका जगह वो सॉफ्टवेयर में नहीं होता था, और कंपनी को वो पॉलिसी को एकोमोडेट करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़ता था, 2-3 जीरो और ऐड करना पड़ता था, और यह ऐसे हर 6 महीने में होता था कि सॉफ्टवेयर को बदला जाना पड़ता था। तो उनका अगर बुक में मैं जो बुक पढ़ा हूं, तो उनको पूछा था, हाउ डू यू सेल अ बिग पॉलिसी? Okay, so how do you sell a big policy? The only way, Abhay, to sell a big policy is to find a big problem. The minute you find a big problem, it is very easy to sell the big policy. So I think important ये है सबसे पहले कि आपको proper prospecting करना होगा. You have to prospect somebody जिसका income बहुत high है. उसके बाद है ना, you have to find the problem. देखो, हम need analysis की बात तो करते हैं, बट व्हेन HNI की बात आती है, उसमें नीड एनालिसिस का सवाल नहीं होता है, बिकॉज जनरली उनका नीड्स का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है, उनका वांट्स का प्रॉब्लम रहता है, उनका लाइफस्टाइल का रहता है, और उनके दिल के करीब कुछ बातें होती है, और वो बातें शायद उनके फैमिली के रिलेटेड न हो, उनके चैरिटी के रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच कंप्लीटली आपको डिफरेंट रखना है। आपको स्टैंडर्ड अप्रोच लेके आपको उनके पास जाना नहीं है। बड़ा पॉलिसी बेचना है तो आपको क्या करना है कि लोगों, जो ये बड़े लोग हैं, इनके पास जाके आप पॉलिसी बेचने के लिए मत जाना, उधर देना बैंक मतलब लेना बैंक बन के नहीं जाने का आपको वहां। ये इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर पॉलिसी, आप अगर उनको सक्सेसफुल कैसे होने का वो सीखने के लिए अगर जाते हैं, क्योंकि HNI जो बड़े होते हैं उनके पास समय बहुत रहता है, बट और उनको वो सिखाना चाहते हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते। बिकॉज आप प्लीज रिमेम्बर कि एक HNI के पास जितना वो बड़ा होते जाते हैं, जितना रईस बनते जाता है, उतना ही उसके कनेक्शंस में इंश्योरेंस एजेंट्स काफी होते हैं जो उसको हमेशा पिच करते रहते हैं। तो आपको अगर अलग बनना है तो उनको पॉलिसी मत पिच कीजिए, आप उनके साथ जाके बैठ के सवाल पूछे कि सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, आपको इतना सक्सेस कहाँ से मिला, कैसे मिला, आपके लाइफ में फेलियर क्या था, ऐसे कौन 3 लोग हैं जिन्होंने आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, और आपके चिंताएं क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, इंश्योरेंस के बारे में आपका व्यू क्या है, म्यूचुअल फंड का व्यू क्या है, शेयर्स का आपका व्यू क्या है। जब आप ये व्यूज पूछेंगे तो वही कहीं ना कहीं
उनसे या उनका सक्सेस स्टोरी जब वो बोलेंगे तो एक बट उनका आएगा, बट मेरा ये लाइफ में सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, बट एक बट ऐसा आएगा। तो वो बट जो है वो प्रॉब्लम एरिया है, कंसर्न एरिया है, चिंता है या प्रॉब्लम है। तो उसको पकड़ के अगर आप कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, जस्ट लाइक फ्रैंक बेडगर ने कहा है कि वो जाके किसी को चैरिटी के लिए बहुत दिल था, तो उनके पास पैसा इतना था कि वहां नीड कोई दिख नहीं रही थी, बट उन्होंने उनको जाके पिच किया कि सर आप अभी इतने मतलब $1 million आप चैरिटी करते हैं, सो सपोज इफ आई शो यू एन आइडिया वेर यू कैन डू $100 million चैरिटी, एंड दैट टू मतलब वो चैरिटी ऐसा रहेगा कि आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी वो सालों साल कंटिन्यूसली वो होगा। तो ऐसा कुछ मैं आइडिया बताऊंगा तो आपको कैसे लगेगा, और वहां $100 million का इनकम के रिलेटेड आप सोचो उसका कॉर्पस कितना बड़ा रहेगा। उतनी बड़ी पॉलिसी फ्रैंक बेडगर ने उनको बेचा था। तो उनको नीड बेस पे नहीं जाना है, उनका पर्सनल लेवल पे आप एक डिस्कशन करके उनकी थीम लाइफ की और उनका जो अदर जो उनका अदर जो क्या बोलते हैं उसको उनके दिल के करीब कुछ बातें होती है, वो अगर आप पकड़ सको तो 50 लाख 1 करोड़ बहुत छोटा आप मांग रहे, बहुत बड़ा आपको मिल सकता है। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो इन शॉर्ट मिस्टर अभय, मैं जो समझा हूँ राजेश जी की बातों से कि अगर आपको बड़ी पॉलिसीज बेचनी है तो आपको पॉलिसी नहीं, आपको आइडिया सेल करने, यू हैव टू सेल आइडियाज टू। राजेश जी, मैं सही समझा? यस सर। बहुत अच्छा आइडिया था जो आपने बताया कि अगर आइडिया आपको मतलब सेल नहीं करना है। क्या होता है ना, हर एक इंसान के लाइफ में उसका खुद का कुछ थीम होता है, कुछ व्यू होता है, और वो व्यू को पकड़ना और उसके थीम को पकड़ना। तो उसके लाइफ का आइडिया क्या है, वो अपना आइडिया उसको नहीं बताना है। आइडिया उसको बताने वाले बहुत लोग हैं, बट उसकी आइडिया क्या है ये समझ के, ये सुन के उसके ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइन करता है तो देन इट विल बी एन अमेजिंग सेल। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस मिस्टर अभय, इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट सुपर, वेलकम। बहुत बढ़िया। सो अब हम आना चाहेंगे हमारे अगले गेस्ट मिस्टर दिनेश तिरेले जी के पास, जो कि गोंदिया से हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, इससे पहले कि आप अपना प्रश्न पूछे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कब से आप ये इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, क्या आपके अचीवमेंट है? सर मेरी एजेंसी 2011 से है और मेरा 2019 से एमडीआरटी हुआ है कंटिन्यू। सर मेरा एक आज का क्वेश्चन है, हाउ टू क्लोज कॉल इन मार्केट। सर जब हम कस्टमर क्या उसको इंश्योरेंस समझाने जाते हैं तो कस्टमर की नीड के हिसाब से जब हम इंश्योरेंस प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्लान तो प्रेजेंटेशन हो जाता है सर, कि कस्टमर को प्लान प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है, सब कुछ तो अच्छा लगता है, पर कस्टमर जब लास्ट टाइम जब प्लान क्लोजर की बात आती है तो सब एक मोस्ट व्यू पॉइंट के लिए हमारा प्लान क्लोज नहीं हो पाता, और वो मोस्ट व्यू पॉइंट है सर मनी। तो इस टाइम हम कस्टमर को किस तरह हैंडल करें सर। हम हालांकि हम कस्टमर से उनको ये प्रीमियम डालने के लिए ऐसे आसान से आसान तरीके एग्जाम्पल के तौर तरीके बताते हैं सर। सर जैसे माना कि कोई प्रीमियम ईयरली प्रीमियम 75,000 का है, हम उनको बोलते हैं सर कि 200 रुपए डेली या दैनिक बचत से हम आपका प्लान क्लोज कर सकते हैं, या फिर आपका 6,000 रुपए पर मंथ से न्याचे ईसीएस या आरडी के माध्यम से भी हम आपका प्लान क्लोज कर सकते हैं। तो उस टाइम भी भाई हमारा प्लान क्लोज नहीं हो पाता, तो हमें सर ऐसा कुछ स्पेशल सेलिंग ट्रिक दीजिए कि हमारा उस टाइम प्लान क्लोज हो जाए सर, बस सर यही। यस राजेश जी। ओके, सो दिनेश जी, मुझे आपको एक सवाल पूछना है। आपके सवाल के ऊपर मुझे आपको एक सवाल पूछना है कि अगर 2019 में जो आज का जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन अगर डेवलप होके अगर गवर्नमेंट सब लोगों को बोलती, अगर गवर्नमेंट सबको इंस्ट्रक्शन देता था कि आपको जाके ये वैक्सीन लेना है जाकर, ओके, कोविड तभी आया ही नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था, तो आज जैसे लाइन लगती है वैसे लाइन लगती थी। आपको क्या लगता है, लोग जाते थे लाइन लगा के सवेरे सवेरे 6 बजे जाके वैक्सीन लेने के लिए? नहीं सर। क्यों नहीं जाते?
क्योंकि कोरोना आया नहीं था, राइट? कोरोना आया नहीं था, राइट? तो दिनेश जी देखो क्या है कि आपका जो प्रश्न है ना वो बहुत ही गहरा प्रश्न है। आई थिंक ये प्रश्न बहुत ही आई थिंक 99% या मैं 110% एजेंटों को ये प्रॉब्लम आता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, हमेशा मैं ये कहता हूँ, और दिनेश जी इसको आप ध्यान से सुनिए, कान से मत सुनिए, कि हमेशा मैं ये कहता हूँ actually money is never a problem for customer. Please understand, money is never a problem for customer. अगर कस्टमर ने उसकी जरूरत अगर समझी है तो फिर पैसा वो आइदर मतलब वो पैसा बनाएगा, पैसे को क्रिएट करेगा, लूट मार करेगा, मर्डर करेगा, कुछ भी करेगा, बट उसको अगर जरूरत समझती है तो वो पैसे का अरेंजमेंट डेफिनेटली करेगा। बट जब कोई कहता है ना कि मैं पैसे के लिए जो मचमच होती है, एक्चुअली जब कोई पैसे की मचमच होती है तो आपको पैसे को हैंडल करना नहीं चाहिए। बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं, पैसे को हैंडल करते हैं। आप पैसे को हैंडल नहीं करना चाहिए, आपको स्टेप बैक करना चाहिए और क्लाइंट को फिर से उसकी नीड का जो आपका जो प्रेजेंटेशन है और आपका जो आप जो बिलीव करते हैं कि वो क्लाइंट को ये पॉलिसी कैसे हेल्प करेगी या उसका क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लाइंट ने उस चीज का जरूरत समझा नहीं है, इसके लिए वो पैसे के ऊपर डिस्कशन करता है और हम वो ट्रैप में आ जाते हैं और हम पैसे के ऊपर रिप्लाई करना चालू करते हैं, जबकि एक्चुअल पैसा है ना ये सीन ऑब्जेक्शन है, अनसीन ऑब्जेक्शन है, आई डोंट नीड द इंश्योरेंस। तो आपको आपका जो नीड एनालिसिस जो आप बोलते हैं ना उसके ऊपर फिर से थोड़ा काम करना पड़ेगा, गौर फरमाना पड़ेगा। यू विल हैव टू चेक अप वेदर हाउ फार इज योर नीड एनालिसिस इफेक्टिव, बिकॉज अगर आपको नो मनी ऑब्जेक्शन आता है तो मतलब है आपका नीड वाला जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव नहीं है और उस कस्टमर या उस क्लाइंट के माइंड में वो पूरा क्लियर नहीं हुआ है। जैसे सिंपल है, मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरा पेट अगर दर्द कर रहा है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो डॉक्टर जो नीड एनालिसिस करता है वो टेस्ट करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद जब पेशेंट को कहता है कि मुझे ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसकी जो कन्विक्शन है वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करेगा, कितना भी उसको पैसा देना पड़े वो आदमी जाकर वो पैसा अरेंजमेंट करके लाएगा और वो डॉक्टर को कहेगा ऑपरेशन करो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को और पेशेंट को दोनों को दो चीज बड़ी क्लियर है। क्या क्लियर है? कि ऑपरेशन नहीं करेगा तो क्या नुकसान होगा और ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या फायदा होगा। और ये चीज एक बार क्लाइंट समझता है तो मुझे लगता नहीं कि कोई पैसे का कभी भी कोई इश्यू आ सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। जी समझ गए, आपका आंसर मिला आपके प्रश्न का? हाँ सर, थैंक यू सर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जो है राजेश जी ने इसका उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक राजेश जी, फैंटास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। अब हम आना चाहेंगे हमारे अगले गेस्ट मिस्टर सुनील वलेजा जी के पास, जो कि इंदौर से हैं। वलेजा साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यस सर, थोड़ी सी जानकारी दीजिए, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं और आपकी क्या अचीवमेंट है? सर, आफ्टर पासिंग माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं पिछले 52 साल से इंश्योरेंस प्रोफेशन में हूँ। 2007 में 33 साल की डेवलपमेंट ऑफिसरी के बाद आई गॉट रिटायर्ड। नेक्स्ट डे 1 सितंबर को LIC का बर्थडे था। 1 सितंबर 2007 को फिर से एजेंसी ली। साल भर बाद नया कॉन्सेप्ट चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का आया, वो बना। एंड राइट फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम 1 सितंबर 2007, आई एम डूइंग माय MDRT continuously and I am MDRT life member. In short, this is the सुपर सर। 52 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके पास में तो कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। जो जितना लंबा एक्सपीरियंस होता है उसके बाद ज्यादा प्रश्न होते हैं। ज्यादा प्रश्न होते हैं, करेक्ट। यस सर, क्या प्रश्न है आपका लाजर जी से पूछने के लिए? बहुत ही सिंपल है सर, कि बाय एंड लार्ज जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स हैं, instead of focusing on right planning, meeting the requirements of policyholders, means prospective client, they focus on commission earning. So I'm confused at this stage also. Please guide me
what will be how we can overcome this issue. क्योंकि जो अपनी प्लानिंग है, अपना जो मिशन है फॉर राइट प्लानिंग, मीटिंग देयर गोल्स, अचीविंग देयर गोल्स, मीटिंग देयर रिक्वायरमेंट्स, शायद इसके पीछे ऐसा कारण तो नहीं है कि उनके खर्चे जो हैं उनकी आमदनी से ज्यादा हो, टारगेट और प्रेशर, सेल्स प्रेशर के कारण उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता हो, या वो एक अपनी झूठी शान को मेंटेन करने के लिए भी उनका फोकस कमीशन अर्निंग पे, ईगो मेंटेन करना है, ऑफिस मेंटेन करना है, लाइफ स्टाइल मेंटेन. सो दिस इज माय क्वेश्चन. लाजरस जी, प्लीज गाइड मी हाउ टू ओवरकम दिस इशू. यस लाजरस. पहले तो सबसे वलेचा जी आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि So nice. आपकी एक्सपीरियंस मेरे से ज्यादा है और आपका क्वेश्चन जो है वो उतना ही गहरा है जितना आपका एक्सपीरियंस है. सर, माय सैल्यूट टू यू फॉर द वंडरफुल जिस प्रकार से आपने रिटायर होने के बाद एजेंसी लेकर आप एमडीआरटी कर रहे हैं, दैट्स रियली रियली वंडरफुल. माय सैल्यूट टू यू. एंड सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ये हमारा मिशन और हमारा कमीशन है, I think you are the one person who has spoken my language, क्योंकि मैं आज मेरे पास I have 100 development officers who are taking training from me for the last 2 years, and they will still be continuing. So I have been telling them that उनको यही बता रहा हूँ मैं कि we should recruit agents for mission, not for commission. तो सर क्या है कि what has happened, no, one of the thing is because हमारा कल्चर जो है, इंश्योरेंस का जो कल्चर है और जो इंश्योरेंस के डेवलपमेंट ऑफिसर्स ने जो कल्चर बनाया है, जनरली वी फोकस ऑन इनकम एंड इट इज अ गुड थिंग, आई डोंट थिंक. और हमारा 30 साइंटिफिक रूल में मैंने वही कहा है, गोल जो है ना एक चीज है, बट पर्पस जो है, आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, यू आर टॉकिंग अबाउट पर्पस, पर्पस क्या है. और दूसरा जो है वो कमीशन है, वो गोल है. और ये 30 साइंटिफिक जो रूल्स है उसमें मैंने गोल और पर्पस दोनों का बात किया है, व्हाई दे आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और उसमें से क्या चीज हमको मतलब लेना चाहिए. तो आप जो बात कर रहे हैं मिशन, वो पर्पस है. कोई भी एडवाइजर, सर ये क्यों होता है, इसका तो आंसर एक अलग चीज रहेगा, बट मुझे क्या लगता है कि अगर आप मिशन से काम करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आपको जो प्यार मिलेगा लोगों से, आपका जो एक नाम बनेगा, वो एक अलग लेवल का होगा. और जो लोग सिर्फ कमीशन के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपना इसके लिए काम करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे मैं ऑलवेज कहता हूँ, लेना बैंक और देना बैंक. तो जो मिशन से काम करता है वो देना बैंक होता है. वो हमेशा सोचता है कि मैं क्या और दूं कस्टमर को, एडवाइस कितना अच्छा दूं, मैं सर्विस कितना अच्छा दूं, मैं उनको प्रॉपर प्लानिंग, गोल प्लानिंग. आपने अनदर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज वालिचा जी, आपका मतलब रिटायर होने के बाद इतने सालों के बाद भी आप बात कर रहे हैं, बट आप एकदम लेटेस्ट बात कर रहे हैं. गोल प्लानिंग आप बोल रहे हैं, और नीड एनालिसिस तो पहले वाली बात है, बट गोल प्लानिंग अभी ये नया मंत्रा है फाइनेंशियल प्लानिंग में. और गोल प्लानिंग के हिसाब से अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है कि बेसिकली बहुत सारे लोग, आप जैसे लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है जो लोगों को जागरूक करेंगे, और लोगों को इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है. जब पता नहीं होता है तो हाउ विल दे डू, द होल क्वेश्चन इज 90% of the agents don't know that there is something called mission. They only know that insurance agency is about commission, और फिर वो लोग को यही बात होती है, उनको जब रिक्रूट किया जाता है वही बात उनके दिमाग में डाली जाती है, हर रोज उनके साथ वो बात करते हैं. तो वेरी फ्यू पीपल, तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आप उनमें से एक है जो ये मिशन का बात करते हैं. आई एम वेरी श्योर कि आप मिशन के हिसाब से आप काम कर रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि जितने मैं अभी एजेंटों को ट्रेन कर रहा हूँ, उनको वो मिशन का जब मैं डायरेक्शन देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पर्पस के बारे में बताता हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोग एक बार जागरूक हो जाते हैं, लोगों को एक बार समझता है, देन ऑटोमेटिकली दे चेंज देयर स्टाइल एंड फंक्शनिंग. और इमीडिएटली आप देखेंगे कि वो लोग इमीडिएटली सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं. कमीशन बाय डिफॉल्ट उनको ज्यादा मिलता है वर्किंग ऑन मिशन. और मिशन से जब काम करते हैं तो लोगों का प्यार भी इतना जबरदस्त मिलता है.
So I think what is required, what is missing is an education forum or an association, जो agents association हो या और कोई field officers association हो, तो एक association को ये एजेंटों को बताने का जरूरी है. वो in the absence of that, एजेंट कमीशन पे ही काम करेगा, मिशन पे नहीं करेगा. That is very right, sir. But I have seen one weakness more, because whenever I tell them to go for training and enrich your knowledge, I don't know where lies the failure, whether it is with me or with them. So they are not interested to take training. उनके दिल में आता ही नहीं कि यार कोई seriously इस चीज को लिया जाए, because ultimately it is going to provide you bread and butter. They should not take it very lightly, because I have attended so many trainings in my life, and then I did my fellowship. Basically, I'm a mechanical engineer. So again, MBA in marketing and then MBA from Chandigarh in insurance and financial planning. तो जितना जितना पढ़ता गया उतना मुझे पता पड़ा कि मैं इतना खाली हूँ, I know nothing. तो इन लोगों की हालत क्या होगी under the competitive circumstances in the era of competition, when all other insurance companies are there, how they will survive without training, without proper training. Once they acquire the training, they will learn a lot, and then they will implement new ideas. So that will help them. That was only my... Right. Yeah, so training is something that is inborn. जो लोग training लेते हैं ना, वो लोग inborn उनका orientation होता है, कुछ समझता है. और जैसे किसी ने कहा है कि ट्रेनिंग आप करो कितना भी बोलेंगे, तो घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हैं, उसको आप जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं. तो सिचुएशन वो होती है. तो आई थिंक व्हाट वी शुड नॉट वरी अबाउट इट. हमारा काम है जितने लोगों को हम इसके बारे में जागरूक करें, अवेयरनेस जितना बढ़ाएं उतना अच्छा रहेगा. Otherwise, we have to just keep, talking to people, and that's it. I don't think beyond that, we can do anything. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Yeah. Perfect. बहुत बढ़िया. Thank you, वलेचा जी. Thank you very much for your question. अब हम आना चाहेंगे हमारे अगले गेस्ट मिस्टर M.K. झा, जो कि नोएडा से हैं. मिस्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है. Yes, मिस्टर झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है. मिस्टर M.K. झा, are you with us? Yes, sir. आपका वीडियो बंद है. Yes. Okay. Yes, मिस्टर झा, आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि आप कब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं आपके. Yes, sir. Good evening. Myself M.K. Jha from Noida branch. बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों के साथ जुड़ करके, अच्छा लग रहा है. मैंने 1998 में एजेंसी ली एज ए पार्ट टाइम एजेंट. मैं सलोड़ा टेलीविजन में एज ए जूनियर इंजीनियर काम करता था. 2 साल तक मैंने काम किया. पहले साल में ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे इंश्योरेंस में ही आगे बढ़ना है लाइफ में. तो मैं कंपनी में नौकरी भी कर रहा था, लेकिन मेरा काम पे कम फोकस था कंपनी में और इंश्योरेंस पे ज्यादा फोकस रहता था. तो 1 साल के अंदर में मैंने लगभग सलोड़ा कंपनी को कर लिया टेक ओवर. फिर मैंने रिजाइन किया वहां से. उसके बाद 1 साल और मैंने दूसरी कंपनी में जॉब किया नोएडा में ही. वहां भी यही व्यू था कि काम करते करते जितने लोग हैं यहाँ पर में सब मेरे साथ जुड़ जाएं इंश्योरेंस में. इन 2 सालों में लगभग मैंने 200 पॉलिसी कर ली थी 1998-99. तब मुझे लगा कि मैं फुल टाइम कर सकता हूँ इसको. फिर मैंने रिजाइन कर दिया नौकरी को. तब से मैं फुल टाइम हूँ. 2007 में पहला MDRT मेरा हुआ था. उससे पहले मैं MDRT के बारे में जानता भी नहीं था कि क्या होता है. इंश्योरेंस में काम करता था, लेकिन सोच नहीं था वैसा कि मैं MDRT के बारे में सोचूं. लेकिन उस साल काम करते करते अपने आप हो गया MDRT. मुझे पता चला तब जब MDRT हो गया. बोला कि ये MDRT हो गया आपका, कांग्रेचुलेशन. ब्रांच मैनेजर ने कांग्रेस किया. तो तब से मुझे मतलब इस MDRT का एक तरह से कह लीजिए कि चस्का लग गया. और 2007 से अब तक 2021 तक कंटिन्यूअस MDRT हो रहा है मेरा, लोगों के वेल विशेष से, क्लाइंटों के वेल विशेष से. अब यहाँ पर मैं अभी मेरे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर सर साथी अभी कह रहे थे कि मिशन
और कमीशन की बात। तो उनकी सोच, आपने बताया था कि उनकी जो सोच है वो, उनकी सोच पर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 90% एडवाइजर खरे नहीं उतरते हैं। एग्जैक्टली उनकी जो सोच है कि अगर आदमी मिशन के तहत काम करेगा तो कमीशन तो बाय डिफॉल्ट आना ही है। मिशन होना चाहिए अपना अपना, कि हम जिस समाज में रहते हैं हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के लोग, हमारे सेक्टर के लोग कोई अनसिक्योर्ड ना रह जाए, या जो कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, जैसे हम दो भाई हैं, हम दोनों भाई इंश्योरेंस फील्ड में ही हैं। मेरा छोटा भाई वो दरभंगा में है, बिहार में, वो भी एमडीआरटी एजेंट है। तो उसका मिशन ये है कि मेरे गांव के अगल बगल में सबसे पहले मेरे गांव में कोई भी परिवार बगैर इंश्योरेंस का ना रहे। और मुझे खुशी है कि वो अपने मिशन में काफी हद तक सक्सेस है। मेरे गांव में चाहे गरीब है या अमीर, उसके लेवल का इंश्योरेंस 95% फैमिली इंश्योर्ड है मेरे गांव में, देहात में। इस बात से मुझे खुशी होती है। सर के उस बात से मैं एग्री करता हूं कि मिशन के तहत तो हम लोगों ने मिशन बना रखा है कि हमारा जो समाज है जहां हम रहते हैं, चाहे गांव में चाहे शहर में, वहां पूरे हमारे अड़ोसी पड़ोसी या पूरे सेक्टर के लोग कोई भी अनसिक्योर्ड ना रह जाए। उनको इंश्योरेंस के बारे में हम इतना अवेयर करें, कोई जरूरी नहीं कि वो सब के सब हमसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले। उनको आपका प्रश्न पे आएंगे सर, आपके प्रश्न पे। कैन वी कम ऑन योर क्वेश्चन? यस यस यस, आपने बताया था कि ब्रीफ करने के लिए 1 मिनट का टाइम, इसीलिए मैंने ज्यादा ले लिया, सॉरी। मेरा प्रश्न ये है सर कि आज का जो समय है इसके बारे में हम कोई भी साथी अवेयर नहीं थे पहले से कि ऐसा भी हो सकता है कि आदमी अपने घर में कैद हो जाएगा, कहीं घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब ये सिचुएशन पता नहीं कितने दिनों तक रहेगा, आई डोंट नो। बट अभी एलआईसी ने इससे पहले ही एक आनंदा ऐप के थ्रू बिजनेस करना शुरू किया है। अच्छी पहल है कि ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन अब एक चीज बताइए कि आनंदा ऐप के तहत हम अननोन आदमी के पास में कैसे हम उनको कन्विंस कर पाए और उनसे हम ओटीपी कैसे शेयर कर पाए कि वो हमको ओटीपी शेयर करे कि हम उनका पॉलिसी कंप्लीट करा पाए। ये एक मेरा बड़ा क्वेश्चन है। ये आने वाले समय में, जैसा कि सुनने में आया है कि एलआईसी अब ऐप के ऑनलाइन के थ्रू ही बिजनेस करेगी, ऐप के थ्रू ही बिजनेस करेगी, जहां पर में लोगों को उस एक दूसरे के पास जाने की जरूरत कम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में कैसे हमारा बड़ा बड़ा क्लाइंट, जो करोड़ों की हम प्रीमियम की बात करते हैं, करेंगे, करते भी हैं, तो वो करोड़ों का प्रीमियम बगैर आई कांटेक्ट हुए, बगैर पर्सनल मीटिंग किए हुए कैसे कोई मुझे ओटीपी के जरिए शेयर कर सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है सर, इस पे प्रकाश डालें। ये मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया के लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम्स डे बाय डे आएगा। इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, प्लीज मुझे गाइड करिएगा, या हमारे थ्रू जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव प्रोग्राम में, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। यस लाजरस जी, थैंक यू। यस यस मिस्टर झा, यस एक्चुअली इसके लिए मैं एक दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे बीसीसीआई होता है, ओके, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जी, ये बीसीसीआई, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो है, जी, ये लोग डिसाइड करते हैं कि गेम का रूल्स क्या होगा, राइट? ओके, तो पहले कैसे 5 दिन का क्रिकेट चलता था, और जो बैट्समैन है उसके लिए एक अलग माइंडसेट, एक अलग प्रकार का खेलना, वो खेल कैसा वो करते, तो 5 दिन में टोटल एक अलग भावना से वो खेलता है। बट सडनली बीसीसीआई और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये डिसाइड करती है कि अब हम लोग 1 डे क्रिकेट करेंगे, यस, ओके, और उसके बाद सडनली डिसाइड करता है कि हम 20 ओवर्स का करेंगे। जी, जी, अभी आप सोचो, एक 5 दिन जो क्रिकेट खेलने वाला बंदा है उसको सडनली आप 20 ओवर का क्रिकेट में अगर खड़ा कर देंगे तो फिर उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। यस, क्योंकि एक 20 ओवर का क्रिकेट का जो गेम है वो खेलना और एक 5 दिन का खेलना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग, अच्छा, सचिन तेंदुलकर जाके अगर बीसीसीआई को कंप्लेन करेगा कि क्या आप लोग ऐसा बार बार सब रूल चेंज करते हैं, आपको पता है हमको कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि हम तो 5 दिन के लिए ट्रेनिंग, मतलब 5 दिन का क्रिकेट के लिए हमारा ट्रेनिंग बचपन से हुआ था, अब सडनली 2020 आ गया, तो ऐसा होता नहीं है।
एज अ बैट्समैन देखो जैसा जैसा रूल चेंज होता है वैसे वैसे बहुत सारे बैट्समैन जो अपने आप को उस दिशा में चेंज नहीं करते, उनको बाहर जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है, राइट। सो आनंदा ऐप और ऑनलाइन ये सब जो करने का जो प्रोसेस है, इसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और जो भी मतलब LIC का जो टॉप मैनेजमेंट है वो लोगों ने काफी कुछ ऐसा डिसाइड किया रहेगा। बिकॉज आनंदा ऐप जो है उसके बारे में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ जब बैठा था मैं बात, उन्होंने बहुत महीने पहले मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोग एकदम एंड टू एंड ऐसा टूल ला रहे हैं। और मैं भी एकदम शॉक हो गया, बोला कि इतना सडन ये हो रहा है। बट मुझे क्या लगता है ना, हमारा काम क्या है कि जो भी बदलाव हो रहा है ना वो समय के साथ हो रहा है, नंबर 1। और दूसरा क्या है कि समय के आगे जो है बहुत सारे चीजें जो होती है वो बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ऑलरेडी अभी इसके अंदर काम कर रहे हैं, उनका ऑलरेडी आनंदा जैसा प्रोसेस है और जिसमें ऑनलाइन सब चीज हो जाती है। अभी आपका सवाल है कि OTP वो कैसा देगा, तो मेरा ये मानना है कि OTP वो कैसा देगा या उससे OTP कैसे हमको हासिल करना है या उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा या क्या स्टडी करना पड़ेगा। जी जी, मेरा क्वेश्चन यही है। अपने को तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ट्रेनिंग जो रहता है ना वो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज ट्रेनिंग अगर हम नहीं लेंगे तो ये जो माइंडसेट, क्यों आनंदा ऑनलाइन एक अलग चीज है और माइंडसेट एक अलग चीज है, तो हमारा जब तक माइंडसेट तैयार नहीं होता है ना तब तक हम लोग उसमें ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए माइंडसेट हमको, मुझे लगता है अभी का समय में इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमारे माइंडसेट को हमको चेंज करना पड़ेगा। रूल्स ऑफ द गेम हमेशा चेंज होते रहेंगे और हमको किसी ने कहा है चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। चेंज ये है जो कांस्टेंट है, उसको मतलब होते रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको सिर्फ आनंदा ही नहीं, आनंदा तो 1 साल बाद का तूफान है, उसके आगे और 5 साल में और बड़ा तूफान आएगा, उसके और आगे और बड़ा तूफान आएगा। तो आपको ऐसे किसी की एक जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है जो आपको जैसे आज अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग, गोल प्लानिंग, ये सब अभी लोग काफी बात करते हैं। बट 2004 में किसी को फाइनेंशियल कैलकुलेटर क्या है पता नहीं था, गोल प्लानिंग क्या है पता नहीं था। मेरा जब 2004 में मैंने ट्रेनिंग शुरू किया तभी लोगों को फाइनेंशियल कैलकुलेटर मैंने पढ़ाया, और वो लोगों को आप सोचो कितना हेड स्टार्ट, मतलब जब तक फाइनेंशियल कैलकुलेटर आया 2000 करीबन 4 में हम लोग ने मतलब ये शुरू किया था और 2015 या 14 में ये एक्चुअल फाइनेंशियल प्लानिंग का जो एक माहौल है वो शुरू हो गया। बट क्योंकि जो लोग मेरे साथ थे वो लोग को 2004 में ही ये पता चला कि इसको यूज करना है। तो मुझे लगता है आगे की सोच रखने वाले ट्रेनर्स, आगे के बारे में जानने वाले वैसे लोगों के साथ जुड़ के हमको ये जानकारी जो है, तो हमारे एक माइंडसेट को कैसे चेंज करना और ये जानकारी लेकर उसको किस प्रकार से हमारा पूरा जो षड्यंत्र है, जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी और पूरी जो प्रोसेस है वो कैसे चेंज करना है, वो हमको सीखना पड़ेगा। एग्री करता हूँ सर इस बात से कि आपने जो बात बताई कि ट्रेनिंग हमें टाइम टू टाइम लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग से तो हम एग्री करते हैं, 2007 से ही हम लोग ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, चाहे वो IOE का ट्रेनिंग हो मुकेश जोशी जी का, चाहे वो काजिम रजा जी का ट्रेनिंग हो, जहां जहां भी हम लोगों को मौका मिलता है हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है 2007 से ही। उस बात से तो एग्री करते हैं हम कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बगैर तो हम किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंश्योरेंस का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, बगैर नॉलेज के तो हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मेरा क्वेश्चन अभी भी ये दिमाग में है कि क्या जो बड़े बड़ी प्रीमियम की बात हम करते हैं, 50 करोड़ प्रीमियम, 25 करोड़ प्रीमियम, 10 करोड़ प्रीमियम, तो ऐसा प्रीमियम अनजान आदमी से कैसे कलेक्ट होगा बगैर गए हुए? देखो आपका, हाँ समझ गया मैं आपका। बेसिकली झा जी जो आपका सवाल है ना वो 2 पार्ट्स में है। नंबर 1 क्या है ना, एक तो प्रोसेस की बात है और दूसरा हमारा रिलेशनशिप की बात है। अभी LIC ने आनंदा ऐप में कहीं भी ऐसा दिया नहीं है कि आप कस्टमर को जाके मिलना नहीं है,
उसके साथ आप रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करना है, या उसके साथ आप बैठ के डिस्कशन नहीं करना है, वो सब नहीं कहा है। LIC ने सिर्फ क्या कहा है कि जब भी आप क्लाइंट को क्लोज करते हो उसके बाद पूरा प्रोसेस ऑनलाइन शुरू होगा। तो आपको सिर्फ क्या होगा, फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो पार्ट चेंज नहीं होने वाला है। ओके, बड़े प्रीमियम के लिए आपको जाके लोगों को मिलना पड़ेगा, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा, उनके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा, और वो सब करने के बाद ही फिर आपको क्लोजिंग होता है ना। क्लोजिंग विदाउट ट्रस्ट तो नहीं होगा। तो एकदम आपका जो agree. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस है ना, उसमें Yes. कोई बदलाव नहीं है, उसमें बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ अभी कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से थोड़ा हम लोग ऑनलाइन डिस्कस कर रहे हैं, बट जैसा ही ये सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हमको सबको वापस पर्सनली मिलने का जो मौका मिलेगा। और उसमें इंश्योरेंस जो है ना, वो कभी भी फेस टू फेस ही सेल होता है। तो जैसे फेस टू फेस सेल हो जाएगा, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो खाली ऑटोमेट किया है। तो आपका जो ये डर है कि OTP कैसा मिलेगा, मेरे को लगता है उसमें संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल 100% आपको उसका कोई इश्यू नहीं आएगा। बिकॉज अगर आप किसी को 50 करोड़ के लिए अगर कन्विंस करते हैं, या 50 लाख के लिए, 1 करोड़ के लिए, तो फिर एक OTP के लिए वो कन्विंस नहीं रहेगा या उसको ट्रस्ट नहीं रहेगा। वो पहले बात तो वो पॉलिसी लेने के लिए अगर तैयार हो गया, मतलब वो ट्रस्ट डेवलप हो गया। फिर मेरे को लगता है एक छोटा OTP के लिए वो आपको, तो आप जो ये डर रहे ना, आपका डर थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है। मुझे लगता है वो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि अगर वो इतना बड़ा पॉलिसी आपसे लेने वाला रहेगा तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्डिंग किया है और ट्रस्ट बहुत जम के हुआ है। तो उसमें एक OTP के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई भी तकलीफ होनी चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मेरा 1 मिनट समय और लूंगा सर, मैं केवल 1 मिनट। मेरा प्रश्न था कि इस पैंडेमिक में, केवल इस पैंडेमिक में कैसे हम काम करें बड़ी बड़ी पॉलिसी के ऊपर। नहीं, सर हम लोग पैंडेमिक में हाँ, थोड़ा सा समय से बहुत आगे निकल गए हैं, आगे जा रहे अब हैं। थोड़ा शॉर्ट में इसको ये कर दीजिए। ठीक है ठीक है। नो पैंडेमिक जैसा है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जब होता है उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड्स भी यूज करने पड़ते हैं। आपको अगर किसी के साथ ये करना है तो ऑनलाइन मीटिंग करके आप ये डेवलप कर सकते हैं। तो आपको ऑनलाइन मीटिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन डिस्कशन करना पड़ेगा, और ऑनलाइन अप्रोच करना पड़ेगा। वो करके आप वो कर सकते हैं। बट क्या होगा उसमें, थोड़ी सी आप जैसे बोल रहे हैं ना, दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि जो डायरेक्ट आप अप्रोच करते हैं उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, इजी रहता है, और ऑनलाइन अप्रोच करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट फिर भी आप कर सकते हैं, बट इस सिचुएशन में थोड़ा उसमें दिक्कत रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। लाजर जी मैं तो ये कहूंगा, Thank you. देखिए मिस्टर झा, मैं तो ये कहूंगा कि आपका जो प्रश्न था, आपने जो बॉलिंग डाली, उस बॉलिंग पे लाजर जी आपने छक्का मारा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब आपने जो सचिन तेंदुलकर, BCCI क्रिकेट का एग्जांपल दिया, वाकई में सारी चीजें बहुत सुंदर तरीके से क्लियर है। मिस्टर झा बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न का, और वाकई में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा आइडिया जो है आपके इस प्रश्न के द्वारा मिला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो आखिरी प्रश्न है हमारे पास लाजरस जी। और आखिरी प्रश्न पूछने के लिए हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर दीपक मकाड़िया। ही इज फ्रॉम अहमदाबाद से हैं। यस दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग सर जी। आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले दीजिए, आप कब से इस फील्ड में हैं और आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, थोड़ी सी जानकारी और फिर आपका प्रश्न कीजिए। यस सर, ओवर टू यू। माई सेल्फ दीपक माकड़िया फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। मैं 2004 से मेरी एजेंसी ली है। पहले मैं प्रिंसिपल था और 2007 से मैं ट्रेनिंग में जुड़ा हूँ, IOE का स्टूडेंट हूँ। 2010 में मैंने जॉब छोड़ी, 11 से कंटिन्यू मैंने MDRT चालू किया। अभी तक कंटिन्यू मैंने पूरा MDRT अभी तक का मैंने विदाउट ब्रेक MDRT पूरा किया, और इस साल में मेरा COT कंप्लीट हो गया। और हम सर नीड बेस्ड एनालिसिस पर काम करते हैं। हम प्लान नहीं बेचते, कॉन्सेप्ट बेचते हैं। पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उसका सॉल्यूशन देते हैं और इजीली काम हो जाता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो बड़ी पार्टी है HNI और कॉर्पोरेट सेक्टर में हम कैसे बात करें, कैसे अप्रोच करें, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। यस लाजर जी। ओके, सो कॉर्पोरेट, देखो कॉर्पोरेट जो लेवल होता है वहां पर आपका जो भी आप नॉर्मल इसमें करते हैं
वो नॉर्मल जो जगह पे हम लोग करते हैं वैसे हम कॉर्पोरेट लेवल में जाके नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल लोगों का जो प्रॉब्लम है या नीड एनालिसिस है वो बहुत सिंपल होती है, और बहुत सिंपल होके उसके ऊपर हम बहुत सिंपल तरीके से हम काम कर सकते हैं। यहाँ के सबको सेम फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का गोल्स और लोगों का इनकम और लोगों का लाइफस्टाइल एक सरी का एक लेवल पे रहता है। बट जब हम कॉर्पोरेट्स में जाते हैं तो कॉर्पोरेट्स में प्रॉब्लम अलग हो जाती है, क्योंकि एक सैलरीड इंसान जो है उसका दुनिया बहुत छोटी रहती है, उसका कमिटमेंट बहुत छोटा रहता है, उसके प्रॉब्लम्स बहुत छोटे रहते हैं, और उसके प्रॉब्लम रिलेटेड टू फैमिली और फाइनेंस होते हैं। जब कोई बिजनेस में जाता है तो वहां कंप्लीट पूरा जो गेम है वो चेंज हो जाती है। तो हम उनका गेम चेंज ये होता है क्योंकि हम जाते हैं उनके पास पैसा मांगने के लिए, इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस में वो कहेंगे 5% रिटर्न मिलता है, उनको हमेशा पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। और जैसे मैं खुद भी मेरे बिजनेस के लिए पैसा सोचता हूँ, कोई अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ अगर मेरे ट्रेनिंग बिजनेस में अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, तो एज बिजनेसमैन हम लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए ये करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ढूंढते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना ही हम वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिजनेस। अब वो मेरा एक तरफ क्या होता है कि कॉर्पोरेट वाला सोचता कैसा है, वो सोचता है कि मेरे को कहीं से अगर पैसा मिले तो मैं मेरा एक्सपांशन करूं। अभी जैसा पूना वाला जी है, पूना वाला को अगर कोई 10,000 करोड़ दे दे तो वैक्सीन का तो एकदम ओवरनाइट वो छाप के फैक्ट्री डाल के वो कर सकता है। तो हर एक बिजनेसमैन का जो मल्टीप्लिकेशन है वेल्थ का, वो टोटली पैसे के ऊपर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है। अब हम जब जाते हैं उनके पास तो हम क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। मतलब उनको पैसा देने के बजाय हम उनका पैसा लेते हैं और उसको लॉक करके रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपका ऑब्जेक्टिव जो है और उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। उनका ऑब्जेक्टिव है कहीं से भी पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, और आपका ऑब्जेक्टिव है कि उनको पैसा लेके उनके पॉकेट से आप पैसा लेके उनका इन्वेस्टमेंट। अभी आप मेरे को पूछेंगे, आप जो एज एन इंश्योरेंस एजेंट आप जो काम कर रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है और वो करना चाहिए? तो मुझे लगता है जरूर करना चाहिए, बिकॉज एक बिजनेसमैन वो सर्कस का ट्रपीज जैसा है, जो एक झूले पे से दूसरे झूले पे छलांग मारता है, बहुत बड़ा रिस्क लेता है। और हमारा इंश्योरेंस जो है वो नीचे नेट की तरह है, जो उसको अगर वो बाय चांस फिसल के अगर गिर गया, तो मुझे लगता है नॉर्मल इंसान से ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत जो है वो कॉर्पोरेट्स में लगती है। बट अगर आप कोई एग्जाम्पल लेकर अगर उनको समझाएंगे, और उनका नीड जो है ना, उनका नीड अलग है। उनका नीड पैसे का नहीं है, उनका नीड प्रोटेक्शन का नहीं है, उनका नीड सेफ्टी का नहीं है, उनको रिस्क लेना है। और हमको उनको नीड ऐसा समझाना चाहिए कि इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके वो जो रिस्क लेते हैं वो रिस्क को हम कट कर सकते हैं। वो रिस्क का जो उसमें से जो वो रिस्क का हानि जो है वो हम बचा सकते हैं। और उस लाइन में और उस डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके अगर सिर्फ उनको इंश्योरेंस का बात करेंगे तो नहीं चलेगा। मैं अक्सर ये ट्रपीज का सर्कस का मेरा बुक है ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, उसमें इसके बारे में मैंने 80 स्टोरीज 80 स्टोरीज लिखा है। तो ये एक स्टोरी है जो मैं एक एक एंटरप्रेन्योर को सर्कस वाला स्टोरी मैं बताता हूँ, और उनको मैं पूछता हूँ मतलब उसमें सिंपल है कि उनको मैं पूछता हूँ, सर अगर आप ट्रपीज होते और अगर आप ये झूले पे छलांग मारते और नीचे अगर नेट खराब हो चुकी है, और सर्कस का ओनर बोलता है कि सर नेट में कल लाऊंगा, आज एक दिन आपको बिना बिना नेट के आपको काम करना पड़ेगा, तो वो ट्रपीज क्या कहेगा? और कस्टमर कहता है अगर मैं वो ट्रपीज के जगह पे रहता मैं तो कभी भी काम नहीं करता, मैं बॉस को बोलता आज का शो तुम कैंसिल करो। तो मैं पूछता हूँ, अरे यार तू इतना साल से कर रहा है कभी गिरा नहीं है, तो ऐसा तू क्यों सोचता है? तो बोलेगा नहीं, ये मैं इसलिए करने का मतलब कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द नेट। तो नेट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं उनको वही बोलता हूँ, सर मैं आपके परफॉर्मेंस में कुछ चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ ये फॉर्म पे आप साइन करेंगे तो नीचे एक नेट में आपको लगा दूंगा ताकि फिर आप ज्यादा रिस्क ले सके। तो बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। यस मिस्टर दीपक, आर यू कन्विंस्ड विद द आंसर? यस यस, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सो लाजरस जी बहुत बढ़िया, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आए, लेकिन हर एक प्रश्न का आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया, बहुत ही कन्विंसिंग उत्तर आपने हर एक प्रश्न का दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। माकड़िया जी, मैं दीपक जी आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, तब तक के लिए आप अपना जरा वीडियो बंद कीजिएगा, कुछ और प्रश्न मुझे लाजरस जी से पूछने। लाजरस जी अब एक बार फिर से आते हैं आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर, जो कि आपने BITVGurukul.com पर रिलीज किया है, इंश्योरेंस एजेंट की कामयाबी के 30 साइंटिफिक रूल। कुछ बोलना चाहेंगे आप कि क्यों एक इंश्योरेंस एजेंट को ये प्रोग्राम देखना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देखना चाहिए? क्या है कि मैंने है ना रंजीत जी, मैंने इंटरनेशनल लेवल से लेके सब मतलब पूरे जो इंटरनेशनल लेवल से लेके नेशनल लेवल पे सब बुक्स मैंने पढ़े हैं। और ये बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हर जगह पे कुछ कुछ चीज मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता है, और इस वजह से मेरा खुद का जो रिसर्च है, क्योंकि देखो ग्राउंड लेवल पे, पर्सनल लेवल पे मैंने 3000 एजेंटों के साथ बॉम्बे में सबसे बड़ा जो मतलब ये था 3 साल का प्रोग्राम, और उसमें जो मैंने रिसर्च किया हर एक इंडिविजुअल, मतलब जितना मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, जितना मैं डेटा कलेक्शन करता हूँ कि मेरे ट्रेनिंग में जितने लोग एजेंट है वो लोग कितना मीटिंग किया है, कितना सेल किया है, उस कितने लोगों से मिला है, कौन से हफ्ते में कितना काम किया है, और क्या उसका पूरा ग्राफ और उसका पूरा एनालिसिस डेटा मेरे पास है। और वो सब डेटा को एनालाइज करते समय सी इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा होना चाहिए और एनालाइज। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत होते हैं बट कहीं पर भी डेटा को एनालाइज नहीं किया जाता है, इस वजह से किसी को रिसर्च का कोई इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है। ये रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये 30 रूल्स अगर एकत्रित करके अगर एक एजेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो उसकी सब पहलू कंप्लीट हो जाती है। जैसे कोई भी इसमें अगर हम लोग बोलेंगे कोई भी चीज अगर करेंगे तो उसमें जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स जब तक कंप्लीट उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर एजेंट में भी जैसे 30 रूल्स है, कोई ऐसा रहेगा एजेंट जो 29 में एकदम बहुत अच्छा बेहतरीन कर रहा है, बट वो एक रूल के लिए, एक जो साइंटिफिक रूल है वो नहीं समझने के कारण या नहीं उसको पता नहीं होने के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। उसने 90% काम किया है, 90% वो मेहनत कर रहा है, बट वो एक कारण से उसको स्लिप हो रहा है। तो वो लिंक जैसा है, ये पूरा 30 लॉज जो है, प्रिंसिपल जो है, ये लिंक्स है। इसमें एक भी लिंक अगर छूट गया तो आपका वो पूरा जो सक्सेस का जो साकड़ी है या सर्कस का जो चेन है वो चेन पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये प्रोग्राम देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको ये पूरा पहलू जो है वो समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आने के बाद आपको वो कैसे सुनना है कि कौन सा पहलू आपने समझा नहीं है, कौन सा पहलू आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से आपकी कामयाबी नहीं हो रही। देखो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूं, मैं टीओटी हूं, मैं सीओटी हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मे बी आप ये 30 रूल में से सिर्फ 5 रूल अप्लाई कर रहे हैं और आपका अगर सीओटी हो रहा है, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये पूरा 30 अगर आप साथ में करेंगे तो क्या होगा। अक्सर क्या होता है कि हमारा पोटेंशियल के साथ हमारा परफॉर्मेंस हम कभी भी कंपेयर नहीं करते। पोटेंशियल क्या है और परफॉर्मेंस, हम क्या करते हैं और लोगों का परफॉर्मेंस के साथ हमारा खुद का परफॉर्मेंस क्या है वो देखते हैं। बट मेरी पोटेंशियल के साथ परफॉर्मेंस अगर आपको समझना है कि आप अंडर पोटेंशियल या अंडर सक्सेसफुल है, भले वो सीओटी भी हो टीओटी भी हो। मेरा एक एजेंट है जो टीओटी जिसने एमडीआरटी से टीओटी 1 साल के अंदर किया, जस्ट बिकॉज उनको ये 30 रूल समझने के बाद उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और आप अगर देखेंगे, आपने कहीं भी ट्रेनिंग लिया रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट आप ये 30 रूल्स आपको कंप्लीटली नया एक उसमें से हार्डली आपने 2-4 सुने होंगे, बाकी सब आपको जो है कंप्लीटली नए रूल्स ये आपको पता चले। थैंक यू। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। लाजरस जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस पूरे एपिसोड को सुनने के बाद में हर किसी ने, जिसने भी इस एपिसोड को देखा है, उनको ये कन्विंस, इस बात से तो कन्विंस हो गए होंगे कि जिस व्यक्ति की ट्रेनिंग को मैं लेने वाला हूं वो हमें बहुत अच्छा ज्ञान देने वाला है, सही तरीके से ज्ञान देने वाला है। और डेफिनेटली कामयाबी किसको नहीं चाहिए, हर व्यक्ति कामयाब बनना चाहता है, और अगर उसे कामयाब होने के रूल मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या है। बहुत बहुत बढ़िया, मुझे पूरी आशा है
कि बहुत सारे लोग आपके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देखेंगे और अपने आप को कामयाब बनाने के रास्ते पर जो उन्हें चीजों की रिक्वायरमेंट है उन चीजों को पालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी। एक बार फिर से मैं सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे गेस्ट से कहूंगा कि वो अपना वीडियो ऑडियो चालू कर दें और हम इस प्रोग्राम का अंत जो है, हम इस प्रोग्राम का अंत करेंगे। लाजरस जी ने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी तालियों के साथ में हम इस प्रोग्राम का अंत करें। बहुत बहुत धन्यवाद लाजरस जी, बहुत सुंदर आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और डेफिनेटली हमारी लाइफ में कभी ना कभी हमें मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।